गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है प्लस ओबेस ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को ओबे भी करता है। मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और ट्रायंगल लॉ को ओबे भी करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मार्केट से कोई सामान आप खरीदने गए होंगे, मान लीजिए कुछ भी खरीदते हो, पोटैटो खरीदे, कुछ भी खरीद लिए, 5 kg खरीदते हो, 3 kg खरीदते हो, तो ये 3 kg मान लीजिए मार्केट से खरीद कर लाए हैं आप कोई चीज। 3 क्या है, नंबर, और kg क्या है, यूनिट। तो नंबर और यूनिट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड का क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या है, प्रोडक्ट है। यानी मैग्नीट्यूड बराबर होता है n इंटू यू, मैग्नीट्यूड। आप क्या बोल रहे थे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है, जैसे स्केलर में होगा डिस्टेंस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ईटीसी लिख देते हैं। और वेक्टर में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और ट्रायंगल लॉ को ओबे भी करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या बोले, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये एक पॉइंट लिए और ये दूसरा पॉइंट लिए, दो पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये वाला पॉइंट को ए कर दिए, ये वाले पॉइंट को बी कर दिए, तो ये लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। ये लाइन सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक वो मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसी को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है। अब इसमें एक ठो एरो दे देते हैं, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, किधर से किधर तक डायरेक्शन है, ए से लेकर बी की ओर। तो ए को कहते हैं क्या, इनिशियल और टेल पॉइंट, और बी को क्या कहा जाता है, फाइनल और हेड पॉइंट। बी को कहा जाता है क्या चीज, फाइनल और हेड पॉइंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई ए बी सी डी लिख दिए और उसके ऊपर में एरो दे देते हैं। तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो ये लिखेंगे पहले इनिशियल वेक्टर और बाद में फाइनल वेक्टर और उसके ऊपर में ऐसे एरो दे देते हैं। ऐसे एक वेक्टर को लिख सकते हैं, या ये ऐसे करके लिख देते हैं, या कोई एनसीईआरटी का बुक में देखिएगा बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा जा सकता है।
तो बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ रहेगा वो सब वेक्टर होगा, और ऊपर में एरो देकर लिखा जा सकता है, या ए बी इनिशियल पॉइंट पहले, फाइनल पॉइंट बाद में, उसके ऊपर एरो, इस तरह से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड को जब लिखना होगा तो ए बी वेक्टर हो गया और इसका मॉडुलस ले लीजिए। बोलेंगे क्या? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या इसको केवल ए बी से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड को सिर्फ लेंथ से डिनोट करते हैं, या केवल ऑर्डिनरी लेटर में ए लिखा हुआ रहेगा। तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब क्या बोल रहे थे? मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड जो है, अगर ये मान लीजिए ऐसे है वेक्टर ए और ऐसे हो जाता है वेक्टर बी, या इसी वेक्टर को, ये वेक्टर था ऐसे 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 करके रोटेट कर दिए, लेंथ दोनों का बराबर है, लेंथ दोनों का, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो ये दूसरा वेक्टर हो जाएगा, वही वेक्टर नहीं रहेगा। अगर वेक्टर को कुछ एंगल से रोटेट कर देते हैं तो वेक्टर चेंज कर जाता है। when a vector rotated through some angle, then वेक्टर चेंज, वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर चेंज कर जाएगा। अगर ऐसे हो, बहुत सारा वेक्टर हो सकता है, ये ऐसे हो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत तरह का होता है। अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये दूसरा एक तो और वेक्टर हो गया वेक्टर बी, यानी ए और ये बी और ये वाला सी, ये तीनों एक ही लाइन, ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही लाइन में है, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है क्या चीज? कोलिनियर वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। अगर एक ही प्लेन में हो तो उस तरह के वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। अगर कोई वेक्टर एक ही प्लेन में हो, मतलब ये ऐसे है वेक्टर ए और ऐसे है वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं, यानी बोर्ड पे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब क्या बोल रहे थे कि ये ऐसे है, ये एक वेक्टर है ऐसे, ये हो गया वेक्टर ए, है ना, और दूसरा जो वेक्टर है ये है ऐसे। दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे है, दोनों का इनिशियल पॉइंट कहां है? एक ही जगह पे है, तो इसको कहा जाता है थर्ड नंबर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब क्या बोले कि वेलोसिटी तो हो गई क्या चीज? वेलोसिटी जो है क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो भी लिखकर ऊपर एरो दे दिए, तो ये हो गया हम लोगों का वेक्टर। तो वेक्टर में क्या बोला? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ट्रायंगल ला को ओबे भी करना चाहिए। ट्रायंगल ला भी जस्ट थोड़ा देर के बाद लिखेंगे। तो ये वेक्टर v है, तो ये वेक्टर v, मान लीजिए वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे दिया हुआ है। क्या चीज? वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 क्या हो गया? नंबर, किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? यूनिट। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो। अब डायरेक्शन नहीं मालूम, कितने वेलोसिटी से किस डायरेक्शन से किधर की ओर जा रहा है। मान लीजिए ये दिया हुआ रहता दिल्ली टू मुंबई, ये दिया रहता दिल्ली टू मुंबई,
तो ये वाला जो हो गया यही क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हुआ, और ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, और ये कौन सा पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट हो गया। ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ, फाइनल पॉइंट हुआ। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये वेलोसिटी जो है एक वेक्टर हुआ। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐसे करके लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर v। तो इसको कितना लिखेंगे बोलिए, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड, और दिल्ली टू मुंबई ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर v बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ये इससे डिवाइड कर दिया और कितना बचेगा 1। इसके बाद ये वाला टर्म तो बचा रह जाएगा, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है। देखिए इसमें यूनिट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और डायरेक्शन किधर की ओर है, अपने वेक्टर की ओर, यानी जिधर वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है। तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है क्या चीज, यूनिट वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और 4th नंबर में हम लोग लिखेंगे क्या चीज, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए और ऊपर में कैप, ए कैप पढ़ते हैं इसको यूनिट वेक्टर को ए कैप ऐसे लिखा जाता है, ए कैप। तो क्या हुआ, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब 1 होता हो, और डायरेक्शन अपने वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 4th नंबर में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए कैप। इसको पढ़ेंगे ए कैप, ए वेक्टर whose magnitude is unity मतलब 1 and directed along the direction of its vector, then they are said to be क्या बोलेंगे उसको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर जो होगा ये क्या होगा, ए कैप जो होगा ये क्या होगा, वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को केवल ए से लिख सकते हैं। अब ये इस तरफ चला जाएगा तो वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड मतलब जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ हुई वो लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर ए, इधर चला आया। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर होता था, तो वो उसका लेंथ को यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं तो फिर क्या बन जाता है, वेक्टर। इसी को कहा जाता है क्या चीज, यूनिट वेक्टर। इसका मुख्य काम है, सोल फंक्शन है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सोल फंक्शन, मुख्य काम क्या है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना यूनिट वेक्टर का काम है। ये एक्सेप्शनल है, बोले थे वेक्टर में क्या होता था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता था, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो भी कितना 1, और यूनिट कुछ नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल है। अब क्या होता है, एक चौथा 5वां नंबर में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। 5वां नंबर में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? अगर तीन वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई एक्सिस, और इधर की ओर ऐसे जेड एक्सिस। तो इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसके और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसके और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। अब जेड एक्सिस तो ऐसे ड्रॉ कर नहीं सकते, तो इसको क्या करना होगा? इसी में ऐसे लिख देंगे जेड एक्सिस, ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब ये नहीं समझिएगा कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया 270 डिग्री ही बनाया, क्योंकि वो तो 360 होता है। ये जो लाइन ऐसे दिख रहा है ये ऐसे है। यही क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारा एक्सिस एक्स वाई जेड एक दूसरे पे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर इधर की ओर, किधर की ओर? एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में जो लिखते हैं वो लिखते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस में जो लिखते हैं उसको लिखते हैं के कैप, है ना। यूनिट वेक्टर आई कैप इज टेकन ऑन बोलिए कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। यूनिट वेक्टर जे कैप इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, और के कैप इज टेकन ऑन जेड एक्सिस। के कैप को जेड एक्सिस पर लिखते हैं, आई जे के। तो क्या बोल रहे थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन सा है? आई जे के। सब एक दूसरे पे कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? सब वेक्टर आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हों, है ना। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब क्या बोल रहे थे? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर देखिए ऐसे था, ये वेक्टर था ए मान लेते हैं, लेंथ भी है इसका और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर हो गया। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। एक दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे, ये पॉइंट को लिख देते हैं बी और ये पॉइंट को लिख देते हैं सी, ये पॉइंट को लिख दिए सी और ये वेक्टर को लिख देते हैं वेक्टर बी। ये वाला वेक्टर को क्या लिख दिए? वेक्टर बी। और तीसरा और मान लीजिए कैसे वेक्टर रहता, एक ऐसे वेक्टर रहता, ये वेक्टर को लिख देते हैं ये वाला पॉइंट को ए, ये वाले पॉइंट को सी और इसको लिख देते हैं वेक्टर आर, इसको लिख दिए वेक्टर आर। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है। अब तीनों को एक साथ लिखते हैं, कैसे? ये वाला वेक्टर को ऐसे करके बना दिए, ये वाले वेक्टर को ऐसे करके लिख दिए वेक्टर बी और ये पॉइंट को लिख दिए क्या चीज? सी। ये वेक्टर को ऐसे करके लिख दिए, ये हो गया वेक्टर आर। अब तीन वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल बना दिया, तीन वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये ट्रायंगल का कोई दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में होगा। मतलब देखिए ये कौन सा वाइज हुआ? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों वेक्टरों का सम
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा, जो कि थर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्या हो गया हम लोगों का क्लॉकवाइज। तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर आर के बराबर। इफ टू वेक्टर्स ऑफ a triangle represents two sides taken in same order, then their vectorial sum is equals to third vector represented by third side of the triangle but taken in opposite order। जिस तरह से है ये उसके ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। इसी को कहा जाता है क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या बोल रहे थे, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, ये मान लीजिए ऐसे होता, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आर, अगर ये ऐसे होता तो अब बोलिए कैसे कैसे होता। ये दोनों एक ऑर्डर में है, ये दोनों कैसे है, क्लॉकवाइज में है, और ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो कैसे लिख देते हैं, इन दोनों का सम इसके बराबर होता, यानी वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी, ये हो जाता क्या चीज, वेक्टर ए के बराबर हो जाता। अगर मान लीजिए इसको उस तरह से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट को लिखते थे ए, ये पॉइंट को लिखते थे बी और ये पॉइंट को लिखते थे सी। तो इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर कितना के बराबर हो जाता, एसी वेक्टर के प्लस वेक्टर बी कितना के बराबर हो जाता, सीबी वेक्टर के, और वेक्टर ए कितना के बराबर हो जाता, एबी वेक्टर के। पहले इनिशियल पॉइंट फिर फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, फिर इसका इनिशियल पॉइंट इसका फाइनल पॉइंट, फिर रिजल्टेंट का इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट। तो जिसको जोड़ते हैं, जो दो वेक्टर को ऐड किया जाता है उन दोनों का एक फाइनल पॉइंट फर्स्ट वाले वेक्टर का, सेकेंड वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कंसाइड करता है, एक ही पॉइंट पे होता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट की ओर, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट की ओर। ये इधर से इधर की ओर होगा, देखिए यहाँ से। तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो काइंडली बताएं, कमेंट करें। थैंक यू।